हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम सर्वांग समता के बारे में सीखेंगे, कॉन्ग्रुएंसी। देखिए, अभी तक हम संख्याओं की तुलना करना बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे आपको कोई भी दो संख्याएं दे रखी थी, तो 5 किसके बराबर होगा? 5 विल बी इक्वल टू 5। आप कहते थे 5 6 के या 7 के किसी भी चीज़ के बराबर नहीं है, लेकिन 5 किसके बराबर है? अपने 5 के बराबर। अगर मेरे पास 15 रुपये हैं तो दूसरे के पास भी जब तक 15 रुपये नहीं होंगे तब तक हम नहीं कह सकते कि दोनों बराबर हैं। तो बराबर, छोटा, बड़ा अभी तक हम संख्याओं में अच्छे से करना जानते हैं। अब हम अपनी ज्यामितीय आकृतियों की तुलना करेंगे कि क्या वो बराबर है, और क्या अगर वो बराबर है तो हम उनको कुछ और नाम देते हैं या बराबर ही बोलते हैं। तो ज्यामितीय आकृतियाँ कौन सी होती है हमारी? जैसे एक बिंदु से हमने बिंदु को आगे बढ़ाया तो रेखाखंड मिल गया, रेखाखंड को और बढ़ाते ही चले जाएंगे, कभी ख़त्म ना करें तो रेखा मिल जाती है ना। या एक त्रिभुज है हमारे पास, वृत्त है, कितनी ढेरों है ना, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कितनी ढेरों हमारे पास ज्यामितीय आकृति है। तो अब हम दो ज्यामितीय आकृतियों की तुलना करना सीखेंगे कि क्या वो बराबर है तो हम उन्हें क्या नाम देते हैं और हम उनका कैसे हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स। ये मेरे पास लोटस टेम्पल की पिक्चर है, आप देख रहे हैं बेटा। यहाँ इसके कुछ ट्रायंगुलर कटआउट्स लगे हुए हैं, ये भी आपने सबने देखा हुआ होगा, ज़रूर विजिट किया होगा। तो बेटा आप देखिए, अगर मैं इन कटआउट्स के नाम दे देती हूँ ABCDEF, तो ABC आपको कैसे दिख रहे हैं? ये वाले ऊपर वाले तीनों या चारों सब जो हमें दिखाई दे रहे हैं सब बिल्कुल सेम टू सेम होंगे ना, आकार में भी और माप में भी, कहीं छोटा बड़ा नहीं होगा, है ना। ये और ये आपस में छोटे बड़े हैं, लेकिन ये और ये आपस में ये सब एक ही नाप के हैं। DEF सारे एक ही नाप के और एक ही शेप के हैं, है ना। तभी तो ये पिक्चर देखने में इतना सुंदर बनी है ना। ऐसे ही ये मेरे पास एक ब्रिज है, आप देखते हैं इसके ऊपर एंगल्स लगे होते हैं, पिलर्स लगे होते हैं। तो क्या वो सब एक नाप के होते हैं या छोटे बड़े होते हैं? ये वाला पिलर और ये वाला पिलर, ये पिलर सब एक ही नाप के होंगे या छोटे बड़े होंगे? एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे कुछ हो है यहाँ पे? नहीं ना, ये सब बिल्कुल देखने में एक ही बराबर है। ये ज्योमेट्रिकल हमारी फिगर्स बनी हुई है ना ऐसी, ये ट्रायंगल, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल इक्वल है ना, बिल्कुल साइज भी का सेम है और मेजरमेंट भी सेम होगा। अभी हम सीखेंगे इनको क्या नाम देते हैं। ये हमारी सबकी फेवरेट चॉकलेट, आप इसका रैपर खोलते हैं, आप देखते हैं अंदर से सेम साइज़ के क्यूब्स निकलते हैं, है ना। तो ये भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है। तो अब हमें पता चल गया कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी बिल्कुल एकदम सेम टू सेम, देखने में भी और माप में भी ऐसी ज्यामितीय पिक्चर्स का, आकृतियों का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इन सब को बेटा, ऐसी आकृतियाँ को हम ज्योमेट्री में सर्वांगसम आकृतियाँ कहते हैं। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। सर्वांग समता, इसको संधि विच्छेद करते हैं जैसे आप हिंदी में या संस्कृत में करते होंगे। सर्व, अंग, सम। सर्व माने सभी, अंग माने पार्ट्स और सम मतलब समान, सभी अंग बराबर। ऐसी आकृतियाँ जिनके सारे अंग, सारे पार्ट्स आपस में बराबर हैं, ऐसी आकृतियाँ हमारे मैथ्स में सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं। आइए बेटा, अब हम एक्टिविटी या प्रैक्टिकली ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंसी से हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ये मेरे पास दो स्टिक्स हैं, इनकी लेंथ बिल्कुल सेम है, ये देखिए। तो यहाँ ये दोनों सर्वांगसम कहलाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ मैं एक ये स्टिक आपको देती हूँ, ये देखिए, ये दोनों आपको माप में बराबर लग रही है? नहीं ना, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलरली देखिए, ये दो ट्रायंगल्स हैं, ये देखिए
सेम माप के दो ट्रायंगल्स बने हुए, तो ये भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल सेम है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे ही अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स देखूं, ये देखिए एक दूसरे को इन्होंने पूरी तरह से अच्छे से ढक लिया, एक के ऊपर एक मैंने जब इसे रखा तो इन्होंने एक दूसरे को ढक लिया। सर्वांगसम हम कह रहे हैं बार बार ही कि बिल्कुल उनके सभी अंग बराबर हैं, इसलिए वो एक दूसरे को ढक लेंगी, कहीं से भी नहीं दिखेगा कुछ। और देखिए जैसे ये फिगर्स हैं मेरे पास, आप देखते हो अपनी डेली लाइफ में, ये 500 रुपीज़ के नोट्स हैं, कोई छोटा बड़ा होता है इनमें, इनको एक दूसरे के ऊपर एक आप रख के देखिए, बिल्कुल एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। या एक ही कंपनी की मेडिसिन और एक ही जो हम नाम की मेडिसिन अगर हम लेंगे तो देखिए उनकी पैकिंग बिल्कुल सेम एक ही पैटर्न पर फॉलो करते हुए होती है। इसी तरीके से ये देखिए मेरे पास दो क्यूब्स मैंने बनाए हैं, क्यूबॉइड्स 4x3 4x3 के, बिल्कुल सेम है, 3 फ्रॉम दिस साइड एंड 4 फ्रॉम हेयर, एंड ऐसे ही ये भी 3 इधर से 4 इधर से। अब देखिए इसको एक दूसरे के ऊपर रखा तो हमने इन्होंने एक दूसरे को ढक लिया, है ना। अब साथ साथ हम एक बात और कहना चाहेंगे, जैसे सपोज अगर मैं इसी फिगर को, मैंने देखा ये दोनों सर्वांगसम है, लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से रख देती हूँ तो क्या इन्होंने ढक लिया एक दूसरे को, नहीं ढका ना। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि ये इनके संगत भुजाओं के इक्वल होना चाहिए। संगत मतलब अगर यहाँ से ये 4 है तो इधर की भी ये 4 भुजा के साथ ही जाना चाहिए। देखिए ऐसे, लाइक दिस, अगर ये 4 है इधर से तो दूसरे का भी 4 ही इधर से होना चाहिए। ये 3 इधर से है तो ये भी 3 इधर से होना चाहिए, लाइक दिस। अगर हम ये दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ मार्किंग कर ली है, इस तरीके से अगर मैं रखती हूँ तो ये दोनों एक दूसरे को ढके रखे हैं। यहाँ मैंने ब्लू कलर कर दिया है, यहाँ हल्का ग्रीन है और यहाँ रेड कलर की है, मार्किंग सिर्फ शो करने के लिए। तो इस तरीके से अगर हम रखते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट है ना, सर्वांगसम दिख रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आपने इसको इस तरीके से रख दिया, ये देखिए इस तरीके से, तो अब आपको ये लग रहा है ये कि इन्होंने ढक लिया एक दूसरे को, नहीं ढका ना। तो इसलिए ये इस तरीके से रखने पर कॉन्ग्रुएंट नहीं माने जाएंगे। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, जो भुजा जिसके बराबर है वो भुजा उसी के साथ आनी चाहिए, ठीक है बेटा। साथ ही एक दूसरा, एक ट्रायंगल और एक वृत्त, दो अलग अलग तरह की आकृतियां कभी आपस में सर्वांगसम नहीं होंगी। पहली कंडीशन ये है कि अगर आप त्रिभुज को सर्वांगसमता देख रहे हो तो त्रिभुज की त्रिभुज के साथ ही देखोगे, वृत्त की देख रहे हो तो वृत्त की वृत्त के साथ ही। उसके बाद आप देखोगे उनके साइज, ये छोटा वृत्त बड़े वृत्त के सर्वांगसम हो सकता है नहीं, लेकिन छोटा वृत्त छोटे के सर्वांगसम यहाँ दिख रहा है। देखिए एक दूसरे को ढक लिया इन्होंने क्योंकि सेम त्रिज्या थी। ऐसे ही इस केस में भी, यहाँ पे भी हमने सेम रेडियस के दो सर्कल्स बनाए हैं, है ना, तो उन्होंने दोनों ने आपस में ढक लिया और ये इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट है। अगर मान लीजिए बेटा इसी तरह से हम कोई भी कॉन्ग्रुएंट शेप आराम से कट, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके की, आप कोई भी दो पेपर को देखिए फोल्ड किया हुआ है मैंने, इस तरीके से फोल्ड कर दिया और अब मैं इसकी कोई भी फिगर कट करती हूँ। ये देखिए कुछ भी अगर आप इसको कट करोगे तो जब ये ओपन करोगे आप देखिए ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगी। सेम डबल आपने पेपर, हम ये काम बहुत करते हैं ना, बहुत तरीके के आप डिज़ाइनिंग करते हो, सब कुछ करते हो। तो जब आप इसको ओपन करके खोल के देखोगे तो ये दोनों शेप्स बिल्कुल सेम एक जैसी होंगी, है ना। तो ऐसी फिगर्स ही हमारे गणित में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं। क्या परिभाषा बनी? ऐसी आकृतियां सर्वांगसम होंगी यदि उनके आकार व माप एक जैसे हों। आकार मतलब शेप एक जैसी है, शेप दो त्रिभुज है ना, जैसे सपोज ये त्रिभुज है मेरे पास और एक मैं ऐसे त्रिभुज बनाती हूँ, अभी हमने प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छे से देखा था, ये देखिए ऐसे। तो क्या आकार तो मैं इसका कहूँगी ये भी त्रिभुज ये भी त्रिभुज, पर इसका क्या माप बराबर है? नहीं ना। तो ये आकृतियां सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम कब होंगी? आकार भी एक होना चाहिए और माप भी एक जैसा होना चाहिए।
ऐसी आकृतियाँ एक दूसरे को एकदम ढक लेंगी पूरी तरीके से, कहीं से भी बाहर नहीं निकलेंगी अगर उनको एक के ऊपर एक रखा जाए। इसका निशान क्या है बेटा, चिन्ह क्या है, आप कैसे पहचान बताओगे कि दो आकृतियां सर्वांग सम है? क्या हम हमेशा हिंदी में या इंग्लिश में लिखते ही रहेंगे ये सर्वांग सम इसके, ये नहीं ना। तो इसके लिए हमने एक छोटा साइन बनाया है। देखिए इस तरीके से नीचे इक्वल है और ऊपर इस तरीके से उल्टा लिटाकर एस बनाया जाता है। इसका मतलब होता है अगर दो आकृतियों के बीच में ये निशान लगा है तो आप देखते ही समझ जाओगे कि ये दोनों आकृतियां हमें सर्वांग सम दी गई हैं। अब हम एक ग्रिड को देख रहे हैं, आप सबके सामने ये ग्रिड शो हो रहा है। इसमें मैंने कुछ फिगर्स बनाई हैं। देखिए आप मुझे बताइए ये ए आपको फिगर किसके कॉन्ग्रुएंट लग रही है? 1 2 3 4 यूनिट है इसमें। देखिए इसमें 1 2 3 4 है ना सेम। तो ए किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ सर्वांग सम? जी के। ऐसे सी एक स्क्वायर है, किसके हुआ? ई के। बी एक रेक्टेंगल है 3 यूनिट का, तो 3 यूनिट का आपको दूसरा कहीं दिख रहा है? डी, तो बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी। और एक आपको रेखाखंड लाइन सेगमेंट भी दिख रहा है एफ, है ना 3 यूनिट्स का। ऐसी एच भी मैंने 3 यूनिट्स का बनाया है, तो एफ इज इक्वल टू एच, है ना। इस तरीके से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। अब हम डेफिनेशन करते हैं रेखाखंडों की सर्वांग समता। दो रेखाखंड सर्वांग सम होंगे यदि उनकी लंबाइयां बराबर है ना। देखिए अगर मैं एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचती हूँ तो क्या ये इस रेखाखंड के बराबर हो जाएगा? लग रहा है आपको कि ये दोनों बराबर है? ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, लेकिन बराबर लग रहे हैं, सर्वांग सम लग रहे हैं? नो ना। तो इसलिए ये इसके सर्वांग सम नहीं। ये किसके सर्वांग सम होगा? जब मैं 5 सेंटीमीटर का ही दूसरा रेखाखंड बनाऊंगी। इसी तरह दो कोणों की सर्वांग समता, दो कोण सर्वांग सम होंगे यदि उनका माप सेम होगा। एक 50 डिग्री का अगर एंगल मेरे पास है तो वो 50 डिग्री के एंगल के ही सर्वांग सम होगा, 60 के सर्वांग सम नहीं है। क्लियर है ना आपको? 50 डिग्री का कोण 50 डिग्री के ही बराबर होगा, किसी और कोण के बराबर नहीं होगा। वृत्तों की सर्वांग समता, दो वृत्त सर्वांग सम होंगे यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। हम वृत्त कैसे ड्रॉ करते हैं? त्रिज्याएं छोटा बड़ा करके करते हैं ना। तो दो वृत्त आपके बिल्कुल सेम बनेंगे यदि वो आप सेम ही त्रिज्या लेकर ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से मैंने यहाँ बना रखे, ये दोनों वृत्त आपस में सर्वांग सम है, लाइक दिस। ये दोनों त्रिभुज वृत्त भी आपस में सर्वांग सम है। अब हम करेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं व संगत कोण आपस में बराबर हो। ठीक है बेटा, अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट डज इट मीन? देखिए हमने इसका साइन लगाना सीख चुके हैं। मैंने बोला त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। अब जो डेफिनेशन में हमने संगत वर्ड बोला है उसका क्या मीनिंग है? देखिए संगत का मतलब है संग संग। ए के संग आपको यहाँ पे कौन दिख रहा है? P। ए फर्स्ट प्लेस पे है तो यहाँ पे भी P पहले नंबर। B के साथ कौन है यहाँ पे? Q। और C के साथ कौन है? R। C अगर थर्ड नंबर पे है तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे कौन है? R। इसका मतलब है कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। इसी तरह अगर मैं भुजाओं की चेकिंग करूं, त्रिभुज की भुजाएं भी है ना 3, तो ए बी भुजा किसके बराबर है? PQ के। देखिए वही मैंने लिखा है। BC भुजा किसके बराबर है? QR के, है ना। और थर्ड भुजा कौन सी बनेगी? AC। तो यहाँ से थर्ड भुजा कौन सी है? PR। तो AC भुजा किसके बराबर है? PR। इस तरीके से हम सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट्स को आपस में दिखते हैं और हम पता कर सकते हैं कि कौन सा कोण या कौन सी भुजा किसके बराबर है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास दो त्रिभुज हैं। अब मुझे ये चेक करना है कि कौन सा त्रिभुज कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम है। पहले मैं ये देखती हूँ कि ABC की भुजाओं का नाप क्या है।
3, 4 एंड 2.5। ऐसे ही PQR की भुजाओं का नाप क्या है? 3, 4 और 2.5। इसका मतलब दोनों त्रिभुज तो एक जैसे हैं। आप इनको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ढकेंगे जरूर एक दूसरे को। अब आप क्या करते हैं, क्या मैं सीधा इसको ऐसे लिख दूं? ABC सर्वांग PQR। फटाफट मैंने चेक किया कि तीनों की भुजाएं एक जैसी हैं और फिर फटाफट अपना क्वेश्चन करके आंसर लिख दिया। ABC सर्वांग PQR, क्या ये सही है? देखिए चेक करते हैं। AB भुजा कितनी है? क्योंकि यहाँ भुजाएं दे रखी है ना, इसलिए हम भुजा चेक करेंगे। AB भुजा 3 है। यहाँ पे कौन है 3 आपका? PR। तो ये AB के साथ यहाँ पे मेरा PR आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है? PQ। रॉन्ग हो गया ना। एक और चेक करते हैं। AC 2.5 है। यहाँ पे 2.5 कौन है? QR। AC ऐसे बन रहा है आपका पेयर, है ना? QR है ये, जबकि यहाँ पे कौन है? PR। अगेन इट इज रॉन्ग, है ना? तो बेटा ऐसा लिखना बिल्कुल टोटली गलत है। मैं बिना सोचे समझे इसका नाम नहीं लिख सकती। आइए देखते हैं कैसे लिखना है इसका नाम। सबसे पहले मैंने अपने एक त्रिभुज का नाम लिख दिया, त्रिभुज ABC। अब मेरे को दूसरे त्रिभुज का नाम बहुत ध्यान से लिखना है, उसके संगत पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए। देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप चेक करोगे, ए आ रहा है ना यहाँ पे। सबसे पहले आप ए देखिए किस किस के बीच में बन रहा है? 3 और 2.5 के बीच में। 3 और 2.5 के बीच में। यहाँ पे 3 और 2.5 के बीच में कौन बन रहा है? R, है ना? तो यहाँ पे मैंने इसका नाम R लिख दिया ए के साथ। क्लियर? ए लिखना है ना मेरे को। ए आपने देखा 3 और 2.5 के बीच में बन रहा है, तो यहाँ 3 और 2.5 के बीच में कौन बन रहा है? R। तो आपने R लिख दिया इधर। नेक्स्ट इज B। B आपको समझ आ गया होगा किस किस के बीच में बन रहे हैं? 3 एंड 4 के बीच में। 3 एंड 4। यहाँ पे 3 एंड 4 के बीच में कौन बन रहा है? P। तो सेकंड नंबर का पॉइंट मेरा क्या बनेगा? एंगल का नाम P। एंड द थर्ड वन इज C। C किसके के बीच में बन रहा है? 2.5 और 4 के बीच में। यहाँ पे 2.5 और 4 के बीच में कौन है? Q। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा थर्ड नंबर पे? Q। So the triangle ABC is congruent to triangle RPQ finally. ट्रायंगल वही है ना? लेकिन उसका नाम कैसे लिखना है हमें? जिस पैटर्न पे या जिस सीक्वेंस में वो पहले वाले त्रिभुज के इक्वल आ रहा है। ठीक है बेटा? हमने प्रैक्टिकल में ये समझा भी था अच्छे से कि आपको वही पार्ट उसके ऊपर रखना है जो पार्ट इक्वल है। आप टेढ़ा मेढ़ा करके रखेंगे तो वो उसको ढक नहीं पाता है ना? तो इसलिए हमें ट्रायंगल का नाम बहुत अच्छे से ध्यान से लिखना है। आई होप कि द कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इसके आगे का काम हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम अगली क्लास में करेंगे, जो कि 4 नियम है। SSS, SAS, RHS, ASA। ओके बेटा, practice, keep on learning, all the best.